नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अगर आप चाहें तो सिर्फ अपने दम पर चांद सितारों तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी का साथ मिल जाए तो आपकी शक्ति और आपका प्रदर्शन कई गुना बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही भारत और इजरायल के साथ हुआ है। ये दोनों ही लोकतांत्रिक देश कूटनीति के नए धागों में बंध गए हैं। भारत और इजरायल के बीच आज कई बड़े समझौते हुए। उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई हो, खेती के आधुनिक तरीके हो, आतंकवाद हो या फिर परमाणु घड़ी का निर्माण, इजरायल हर जगह अब आपको भारत के साथ खड़ा नजर आएगा। इन समझौतों से किस तरह के संकेत मिले हैं और भारत के आम आदमी को इसका क्या फायदा होगा, ये जानना आज आपके लिए जरूरी है। कल देर रात जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डिनर के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अपने घर में किया तो दोनों की दोस्ती देखने लायक थी। भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद इजरायल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी अपने घर के बाहर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने वहां करीब 3 घंटे बिताए और इस मुलाकात का पॉजिटिव असर आज देखने को मिला। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग की एक मुद्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वो सुबह के वक्त जब ताड़ासन करते हैं तो अपना सिर दाईं तरफ घुमाते हैं तो वो पहले लोकतंत्र के रूप में भारत को देखते हैं। इसी के साथ नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वशिष्ठ आसन करते हैं और बाईं तरफ देखते हैं तो उन्हें भी पहले लोकतंत्र के रूप में इजरायल नजर आता है। इस तरह नेतन्याहू ने योग की मुद्राओं से कूटनीति और राजनीति को जोड़ दिया। भारत और इजरायल की दोस्ती वाला यह मजबूत गठबंधन कई लोगों को बहुत तकलीफ देने वाला है और इसकी शुरुआत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हो चुकी है। पाकिस्तान किस तरह ईर्ष्या की आग में जल रहा है और वहां के न्यूज चैनल्स किस तरह विलाप कर रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटों में भारत और इजरायल की दोस्ती कितनी गहरी हुई है, इसका डीएनए टेस्ट आज आपको जरूर देखना चाहिए। जी न्यूज की टीम इस वक्त इजरायल में है और हमारी टीम ने इजरायल के अनोखे हथियारों पर आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आपको दुनिया के कई इनोवेटिव हथियारों के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आपको आज इसे मिस नहीं करना चाहिए। और आज हम पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा का विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल का यह जिला पिछले 3 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हमसे संपर्क किया। लोगों ने अपने संदेशों में हमसे ये कहा था कि इस खबर को मीडिया दिखा नहीं रहा है और उन्हें सिर्फ जी न्यूज से ही उम्मीद है। इसके बाद हमने इस खबर की पूरी पड़ताल की और सांप्रदायिक हिंसा का सच आपको दिखाने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगता है कि सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद उसका संज्ञान लेने से इनकार कर देना सच्ची पत्रकारिता नहीं है। ऐसी घटना को देखकर आंखें बंद कर लेने से समस्या और बढ़ती है और इससे देश का और नुकसान होता है। इसलिए आज हम इस खबर का एक तथ्यात्मक डीएनए टेस्ट आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दूसरे दिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल दोनों ने आतंकवाद का दंश झेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया। To invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. भारत और इजरायल के बीच 7 समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने $40 मिलियन के भारत इजरायल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत में जल संरक्षण के लिए, राज्यों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत इजरायल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत कृषि के लिए, इसरो और इजरायल के बीच परमाणु घड़ी के लिए, जीईओ एलईओ ऑप्टिकल लिंक के लिए और छोटे सैटेलाइट्स को बिजली के लिए भी समझौते किए गए। पीएम मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से भी मुलाकात की। रिवलिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के समर्थन का वादा दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई हमले में अपने माता पिता को खो चुके 11 साल के बच्चे मोशे से मुलाकात की। मोशे ने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपसे और भारत के लोगों से प्यार करता हूं। मोशे के परिवार के लोगों ने पीएम मोदी से कहा कि आप इजरायल के दोस्त हैं। I
I hope I will be able to visit Mumbai. Dear Mr. Modi, I love you and your people in India. प्रधानमंत्री मोदी ने मोशे से कहा कि वो और उसका परिवार कभी भी भारत आ सकता है। Would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come, anywhere you can go. सिक्किम सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर चीन ने भारत को धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि अगर भारतीय सेना सिक्किम बॉर्डर के पास उसके इलाके से बाहर नहीं निकलती है तो चीन के सैनिक उसे खदेड़कर बाहर निकाल देंगे। चीनी मीडिया ने कहा कि सिक्किम के डोकाला इलाके में मौजूदा तनाव सिर्फ भारतीय सेना के पीछे हटने पर ही खत्म हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस लेख में भारत के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित बदुरिया में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद अब हालात सुधर रहे हैं। कल से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि तनाव की वजह से अभी भी इलाके की ज्यादातर दुकानें और स्कूल बंद हैं। अफवाह पर नियंत्रण के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोशल मीडिया पर एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शनिवार को उत्तरी 24 परगना के बदुरिया में हिंसा शुरू हुई थी। बाद में हिंसा बशीरहाट और बारासात में भी फैल गई। दंगाइयों ने हजारों मकानों और दुकानों को जला दिया। हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। त्रिपाठी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए ममता बनर्जी ने उन पर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि ममता ने राज्यपाल को अपमानित करने के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए। बदुरिया में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को फोन किया था। इसके बाद ममता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने उनका अपमान किया और उन्हें धमकी दी। ममता के आरोपों के बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों से फोन पर बात की और उन्हें शिष्टाचार बनाए रखने को कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को पूरी तरह नाकाम बताया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 अंग्रेजी अखबारों का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इनमें से एक खबर कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर कहे जाने और दूसरी खबर ट्रंप मोदी मुलाकात में H1B वीजा के मुद्दे पर चर्चा न होना है। अमेरिका जाने से पहले हमने प्रधानमंत्री से कहा था कि H1B वीजा के मसले को हल करके लाएं और पुख्ता आश्वासन लेकर आएं अमेरिका के राष्ट्रपति से कि किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी भारत के IT प्रोफेशनल्स के आवागमन में, और क्योंकि उन्होंने वहां पे एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने ये साहस नहीं दिखाया कि इस विषय को उठाएं भी। बीजेपी ने राहुल की सोच पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी कितने परेशान हैं, जितना परेशान पाकिस्तान है मोदी जी के विजय को लेकर, मोदी जी के विदेश नीति को लेकर, उनके फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस को लेकर राहुल गांधी उतने ही परेशान दिखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा कम कर दी है। पहले के मुकाबले मीरवाइज की सुरक्षा आधी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पहले मीरवाइज की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनकी संख्या अब 8 हो गई है। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में डीएसपी अयूब पंडित की हत्या के बाद यह कदम उठाया गया है। मीरवाइज की सुरक्षा कम करने की प्रक्रिया अयूब पंडित की हत्या के 6 दिन बाद शुरू की गई थी। सबसे पहले 29 जून को डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को हटाया गया। 1990 में मीरवाइज के पिता मौलवी मोहम्मद फारूक की हत्या हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी। इसके बाद मीरवाइज उमर फारूक को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। मीरवाइज ने कहा है कि उन्होंने कभी भी सुरक्षा की मांग नहीं की थी और सरकार चाहे तो सभी पुलिसकर्मियों को हटा ले। भारत के ऐतराज के बाद अब इंग्लैंड के बर्मिंघम में बुरहान वानी दिवस नहीं मनेगा। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी की याद में शनिवार को बुरहान वानी दिवस मनाने की मंजूरी वापस ले ली है। भारत ने ऐतराज जताते हुए पूछा कि ब्रिटेन की सरकार किस तरह एक आतंकी के गुणगान की इजाजत दे सकती है।
ब्रिटेन के कुछ कश्मीरी संगठन बुरहान वानी की पहली बरसी के मौके पर रैली करना चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को बुरहान वानी की आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। भारत ने बुरहान वानी की तुलना लंदन ब्रिज आतंकी हमले के गुनहगार खुर्रम बट से करते हुए ब्रिटेन से पूछा कि क्या वो खुर्रम के नाम पर प्रदर्शन की इजाजत देगा। ओडिशा यात्रा पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज घर घर जाकर लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की। अमित शाह ने दलितों के घर में उनके साथ बैठकर भोजन किया और कहा कि भारत के विकास की सबसे बड़ी वजह ओडिशा के लोग हैं। अभी तो सिर्फ 14 तक पहुंचे हैं। ऐसी 106 योजनाएं लाए हैं नरेंद्र भाई ओडिशा के विकास के लिए। अमित शाह 110 दिन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना यात्रा पर हैं। उनकी ओडिशा यात्रा 3 दिनों की है। दार्जिलिंग में एक बार फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, जिसमें 6 पुलिस वाले और 3 जीजेएम समर्थक घायल हो गए। घटना दार्जिलिंग से करीब 55 किलोमीटर दूर कलिम्पोंग की है, जहां जीजेएम समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के टिकट काउंटर को भी आग लगा दी। लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस की सरकार नाकाम रही है। वही दार्जिलिंग का हाल है, वही 24 परगना का हाल है। दार्जिलिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दार्जिलिंग की बगल इस तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ चाइना। आज ये जो चाइना की रवैया है हमारे देश के खिलाफ, इसको मद्देनजर इसको देखते हुए और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एक हो जाते हैं तो 2019 में फिर से सरकार बनाने का बीजेपी का सपना ही रह जाएगा। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने दावा किया कि वो यूपी में अखिलेश और मायावती को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मायावती जी और अखिलेश दोनों मिल जाते हैं, जिसकी काफी संभावना है, तो मैं कहूँगा बीजेपी ने कहा कि लालू यादव का सपना ही रह जाएगा। सपा बसपा राजद कांग्रेस का काम तमाम हुआ है, इसलिए वे अपने घर की चिंता करें। हमें तो जनता का आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज जीएसटी बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की अनुमति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जीएसटी पर बहस के लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। और मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर को इसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक कंज्यूमर स्टेट है और कंज्यूमर स्टेट को इसका फायदा ज्यादा है। जीएसटी पर बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक देवेंद्र राणा और पीडीपी विधायक इमरान अंसारी आपस में भिड़ गए। अंसारी ने राणा को सदन में पीटने की धमकी दी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने विधायक की हरकत पर खेद जताया। ये लफ्ज कहने का मे बी वर्ड एक्सपोज तो उन्होंने लीज के साथ, पर मैं चूंकि हाउस और ये लफ्ज जो है सही नहीं है, तो मैं अपनी खुद आप यहाँ हाउस में माफी मांगना चाहती हूँ। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच एक बार फिर तनातनी का मामला सामने आया है। मुंबई महानगर पालिका के सभागार में बीजेपी की पार्षदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। शिवसेना पार्षदों ने उनका आपत्तिजनक जवाब दिया। संस्कार के लोग हैं, वो चले गए, उनके भी मंत्री महोदय बैठे थे तो वो संस्कारित रहते थे तो नहीं उठते थे। बिना संस्कारी लोग भी बहुत इधर आए। इस दौरान कार्यक्रम में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी मौजूद रहे, लेकिन दोनों ही तरफ के पार्षदों को शांत नहीं कराया जा सका। जीएसटी लागू होने के बाद महानगर पालिका में हुए नुकसान की भरपाई का चेक देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हंगामे के दौरान शिवसेना की महिला पार्षदों ने बीजेपी के एक पार्षद पर हमले की कोशिश की।